अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। बानी पीटीआई ने सियासी कैदियों की रिहाई, 9 मई और 26 नवंबर की तहकीकात के लिए फिर से जुडिशल कमीशन के क़याम के मुतालिबात पेश किए हैं। बानी पीटीआई के मुताबिक अगर हुकूमत ने इन मुतालिबात पर इतवार तक अमल दरामद न किया तो सिविल नाफरमानी की तहरीक के पहले मरहले में तरसीलात ज़र के बॉयकॉट का आगाज़ किया जाएगा। इमरान खान ने अवामी लीग के बाद पीटीआई को दूसरी ऐसी जमात करार दिया है जिसे इस तरह के रियासती जबर का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक वो जिंदा हैं 26 नवंबर को नहीं भूलेंगे। उनके लोगों के साथ वो सलूक किया गया जो 1971 में मशरक़ी पाकिस्तान के अवाम के साथ किया गया। मुज़ाकरात की पेशकश और सिविल नाफरमानी की तहरीक मौखर करने की बात मुल्क के वसीतर मफाद में की। हुकूमत अगर इसमें दिलचस्पी नहीं रखती तो वो भी मुज़ाकरात के लिए हुकूमत की कनपट्टी पर बंदूक नहीं रख रहे। मुज़ाकरात की पेशकश को हमारी कमजोरी हरगिज़ न समझा जाए। अब भी अगर हुकूमत चाहती है कि सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू ना हो तो हमारे मुतालिबात पर हमसे राबता किया जाए। जेल में मुलाकात के लिए मुज़ाकराती टीम को दावत दी है और उनके नाम दिए हैं। अब देखना यह भी है कि हुकूमत उनको मुलाकात की इजाज़त देती है या नहीं। सिविल नाफरमानी की तहरीक में मुल्क को नहीं, इस बोगस पार्लियामेंट, बोगस इंतखाबात के नतीजे में बनी असेंबली और सेनेट को निशाना बनाया जा रहा है। बानी पीटीआई का ये सख्त पैगाम ऐसे वक्त में सामने आ रहा है जब स्पीकर अयाज सादिक कह चुके हैं कि मुज़ाकरात के लिए उनका दफ्तर हाजिर है। पहले कुछ गलत हो गया तो अब उसे दुरुस्त किया जाएगा। बैरिस्टर गौहर अली मोहम्मद खान, शेर अफजल मरवत भी मुज़ाकरात के हवाले से मुस्बत ख्यालात का इजहार कर चुके हैं, मगर तवक्को के ऐन मुताबिक बानी पीटीआई के इस ताज़ा बयान के बाद सूरत हाल में फिर तलखी देखने में आ सकती है। दुनिया भर में सियासी इख्तिलाफात के हल के लिए मुज़ाकरात और मुफाहिमत आजमुदा नुस्खा रहे हैं। खुद हमारी तारीख में नवाबजादा नसरुल्लाह खान, मौलाना मौदूदी, मुफ्ती महमूद, गफ्फार खान और बेनज़ीर भुट्टो जैसे मुफाहिमती सियासत के लंबरदारों की मिसालें मौजूद हैं। ऐसे में अपने हामियों को भड़काने के लिए तारीखी हक़ाइक़ को तोड़ना, आज के हालात की मिसालें 1971 में तलाश करना। पाकिस्तान में कई छोटी बड़ी सियासी जमातों ने जमहूरियत के लिए बेतहाशा कुर्बानियाँ दी। इमरान खान के मुकाबले में कितनी तवील सजाएं, जिला बतनी, हत्ता की जान की कुर्बानियां भी दी, मगर वो कह रहे हैं कि रियासती जबर अवामी लीग और फिर पीटीआई ने ही बर्दाश्त किया। बानी के इस पैगाम ने फिर से इस सवाल को जन्म दिया है कि पार्लियामेंट, अदालत, जलसे, जुलूसों, फाइनल कॉल, जेल भरो तहरीक समेत हर तरह की नाकामियों से दो चार होने के बाद बानी पीटीआई की उम्मीदों का महवर क्या बैरून मुल्क उनकी सोशल मीडिया की टीम, गंडापुर, बुशरा बीबी और पीटीआई के गिने चुने रहनुमा ही रह गए हैं, या फिर बानी पीटीआई अभी भी 2014 की खुद फरेबी में मुब्तला होकर किसी की उंगली उठने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। इसी पर गुफ्तगू करेंगे। ये बता दूं, कुछ देर पहले कुरैशी साहब की भी गुफ्तगू हुई आज अपनी पेशी के दौरान उस मामले पर, तो उन्होंने भी कहा कि उन्होंने बानी पीटीआई से कहा है कि मुलतवी करें सिविल नाफरमानी को, मगर हतमी फैसला बानी पीटीआई नहीं करना है। पैनल में हमारे साथ हैं हमाद गजनवी, शहजाद चौधरी, जैगम खान, माजिद निज़ामी और इफ्तिखार अहमद साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए, इतवार तक मुतालिबात पर अमल दरामद वरना फिर सिविल नाफरमानी। बानी पीटीआई के ऐसे पैगामात का हकीकी मुखातिब कौन? हुकूमत, सोशल मीडिया ब्रिगेड, पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी या मुख्तदरा जहां बार बार इमरान खान की तान जाके टूटती है। जैगम साहब, मुज़ाकरात का पहले अगर हम बात करें तो 11 तारीख को ऐलान करके 14 तारीख का डंडा सर पर रखा था कि 14 को हम सिविल नाफरमानी शुरू कर रहे हैं। आज की अपनी ट्वीट में वो फिर कहते हैं कि आज 19 तारीख है, आज हमें बता दें अगले 2-3 दिन में, वरना हम इतवार को फिर सिविल नाफरमानी। ये किसको पैगाम देते हैं? वो खुद से बार बार ये गुफ्तगू करते हैं, इतने नावाकिफ तो नहीं हो सकते। आज भी उनकी मुलाकात हो रही, गुज़िश्ता रोज भी वकला से हुई, अपने खानदान वालों से हुई। बानी पीटीआई किसको पैगाम दे रहे हैं, किससे मुखातिब हो रहे हैं? जिससे मुखातिब हो रहे हैं उसके कान पर जूं भी रेंग रही है। नहीं, अभी तक तो कोई कान पे जूं रेंगती नज़र नहीं आ रही। मुखातिब वो उसी से हो रहे हैं जो उनके मुतालबात को मान सकता है, और आप में सबको मालूम है वो कौन है जो उनके मुतालबात पर अमल दरामद करने की कुव्वत और सलाहियत रखता है। जब भी मुज़ाकरात शुरू होते हैं तो उसके लिए पहले साजगार माहौल बनाया जाता है, उसके लिए एतमाद साजी की जाती है, उसके लिए कुछ एहतराम का एक रिलेशनशिप डेवलप करने की कोशिश की जाती है। लेकिन पीटीआई का मसला ये है कि वो मुतालबात से, और मुतालबात से ही नहीं, धमकी से शुरू करती है, कंडीशन से शुरू करती है, और सबसे पहले नॉन नेगोशिएबल्स रेड लाइंस रखती है और कहती है कि इनको तस्लीम करो, यानी जो उनकी रेड लाइंस होती हैं, और उसके बाद डेट देती है। अब इसके बाद मुज़ाकरात की गुंजाइश कहाँ रह जाती है?
एक तरफ मुज़ाकरात की आप दावत दे रहे हैं, दूसरी तरफ से कुछ पॉजिटिव बातें आनी शुरू हो गई। हुकूमत रिलक्टेंट थी, जिस पर हम सब ने, बहुत लोगों ने तनकीद की कि हुकूमत का ये काम नहीं है, हुकूमत को दरवाज़ा खोलना चाहिए, हुकूमत को एंगेज करना चाहिए। अब उधर से कुछ पॉजिटिव बातें आई, ख़ास तौर पे स्पीकर साहब ने बहुत एक पॉजिटिव पोजीशन ली, और हुकूमत की साइड से स्पीकर एक ऐसे शख्स हैं जो अपने ओहदे की वजह से भी एक पोजीशन ऐसी रखते हैं जो एक न्यूट्रल पोजीशन है। फिर उनकी जो अपनी ज़ाती तारीख़ है वो भी के धीमे मिजाज के वो सियासतदान हैं, कभी वो ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल नहीं करते जिससे किसी की दिल आज़ारी हो। तो वो एक मुज़ाकरात के लिए एक बहुत ही मौजूद शख्स हैं, और उन्होंने कहा मैंने अपना दरवाज़ा भी खोल दिया है, मैंने अपने दफ्तर का भी दरवाज़ा खोल दिया है, मेरा दफ्तर भी सब पार्टियों का दफ्तर है और मेरा घर भी सब पार्टियों का घर है। और फिर उसके बाद एतवार की बात, अब फैसल चौधरी साहब ने कहा है कि एतवार की डेडलाइन है कि एतवार तक हमारी ये बात मान लो, और उनकी बहन अलीमा खान कहती है कि एक हफ्ता दिया है जो बुध है। अब देखें, हमें पता ही नहीं चलता कि असल मैसेज कौन दे रहा है, मगर उनके अपने ट्विटर हैंडल से, एक्स से आज दोपहर को यह कहा गया है, जो उन्होंने वहां से पोस्ट आई है वो इतवार तक का कह रही है। जी, एतवार की उन्होंने एतवार की तस्दीक कर दी। जी। अब आप ये देखिए कि मुतालबा क्या है। मुतालबा बुनियादी तौर पर एक है, वो कह रहे हैं कि 2 मुतालबात हैं, लेकिन ये 2 मुतालबात नहीं है, ये एक मुतालबा है। तो पहली बात वो कह रहे हैं कि 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात के लिए कमीशन बनाया जाए। अब जाहिर है ये दोनों वाक़यात वो हैं जिसमें पीटीआई के बहुत से लोग कैद में हैं, जिसमें ख़ुद इमरान खान भी शामिल है। और जुडिशल कमीशन का क्या मतलब है? जुडिशल कमीशन जो होता है वो एक इंक्वायरी कमीशन होता है, वो फैक्ट फाइंडिंग करता है। उसके पास कोई ताकत नहीं होती कि वो किसी को सज़ा दे, यानी वो कोई क्रिमिनल कार्रवाई, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन करने का मजाज नहीं होता, अगरचे बहुत हाई लेवल का होता है। और जब वो इन्वेस्टिगेशन कर लेता है तो वो सिर्फ अपनी तजावीज़ हुकूमत को पेश करता है कि ये कुछ किया जाए। और आपको मालूम है कि ये दोनों तारीखें, इनके जो केसेस हैं वो इस वक्त क्रिमिनल कोर्ट्स में हैं, क्रिमिनल प्रोसेस से गुजर रहे हैं। तो अगर जुडिशल कमीशन बनेगा तो क्या वो क्रिमिनल कार्रवाइयाँ रोक दी जाएंगी? मतलब तो यही बनता है, अगर क्रिमिनल कार्रवाइयाँ भी चल रही हैं और जुडिशल कमीशन भी बना हुआ है तो 2 चीज़ें कैसे चलेंगी? और साथ ही वो कह रहे हैं कि बेगुनाह लोग जो हैं उनको रिहा किया जाए। और जब पीटीआई कहती है कि इन 2 तारीख के बेगुनाह लोग, तो इसका मतलब तकरीबन पीटीआई के सब लोग होते हैं। जिन लोगों को भी पीटीआई ओन करती है, वो कहती है कि हमारी पार्टी के लोग हैं, उन सब को पीटीआई बेगुनाह करार देती है। तो अब मुतालबा क्या है कि 9 मई और 26 नवंबर से मुतल्लिका जो लोग भी कैद में हैं उनको रिहा कर दो, और क्रिमिनल कार्रवाई की बजाय फैक्ट फाइंडिंग कमीशन में लेकर जाओ। क्यों लेकर जाओ? क्योंकि उनका ख्याल है कि इन दोनों तारीखों में जो जुर्म हुआ वो उनसे नहीं हुआ, वो रियासत से हुआ, वो हुकूमत पे हुआ। दुरुस्त हो गया। उल्टा ओनस जो है वो उस पर डाल रहे हैं। 9 मई का आपको मालूम है, वो कहते हैं कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। जी, तो आप देख रहे हैं कि 9 मई का भी वो कहते हैं फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, और 26 नवंबर का भी वो कहते हैं कि हमारा कोई कसूर नहीं था, मुकम्मल तौर पर कसूर जो है वो हुकूमत का था, ये उनकी जिम्मेदारी है। मतलब है कोई भी जिम्मेदारी पीटीआई की अपनी जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है जैगम साहब, मैं गुफ्तगू को आगे लेके चलती हूँ। माजिद निज़ामी साहब मुज़ाकरात, जी कहिए, मुकम्मल कीजिए अगर आप इजाजत दें। देखिए, इशू ये है कि उनके थ्रेट्स अब क्रेडिबल नहीं रहे। पहले बहुत से वो थ्रेट्स दे चुके हैं, पहले के थ्रेट्स की निस्बत ये वीकर थ्रेट है। सबको मालूम है कि सिविल नाफरमानी आसानी से नहीं चलाई जा सकती। और ये भी आपको मालूम है कि 23 दिसंबर को जो सोमवार है, अल कादिर ट्रस्ट जो है $190 मिलियन का जिसको केस कहते हैं, उसका फैसला भी होने वाला है। तो उस कॉन्टेक्स्ट को भी हमें ज़हन में रखना चाहिए। अपने केसेस के साथ साथ दबाव और धमकियां बढ़ाते जाते हैं। माजिद निज़ामी साहब, मुज़ाकरात शुरू होने से पहले नॉन नेगोशिएबल मुतालिबात सामने रख देते हैं। ये जो ऊपर अभी गुफ्तगू की जैगम साहब ने, अपनी तमाम ऑप्शंस या अपनी पोजीशन को वो एग्जॉस्ट कर चुके हैं। जल्द से जुलूस से लेकर फाइनल कॉल और फाइनल कार्ड तक सब कुछ खेल लिया है उन्होंने। अब आपकी राय में वो कोई मुज़ाकरात चाहते भी हैं या सिंपली चाहते हैं कि मुझे हर चीज़ से बरी ज़िम्मा करके खड़ा कर दिया जाए, या जान के ये रास्ते इख्तियार करते हैं कि सिर्फ दबाव बनाए रखें, मुज़ाकरात उन्हें भी दरकार नहीं है? जी, मुझे ऐसे लगता है कि इमरान खान इस हवाले से एक स्ट्रेटजी पर अमल दरामद कर रहे हैं और उसमें वो डेफिनेटली इस्टेब्लिशमेंट के साथ इंगेज करना चाहते हैं। उसकी वजह यह है कि 26 नवंबर को हुकूमती रद्द अमल के बाद
उन्हें इस चीज का अंदाजा हो चुका है कि अब जलाओ घिराओ और एहतजाजी तहरीक से वो अपने मकासद हासिल नहीं कर सकते। इसलिए वो कहीं ना कहीं कुछ धमकी आमेज बयानात भी देते हैं, लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन को रोक लेते हैं। और जहां तक मामला सिविल नाफरमानी की तहरीक का है, तो ये एक बहुत बड़ा नारा तो हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट करवाना या इसके रिजल्ट्स हासिल करके अपने लिए कामयाबी हासिल करना खासा मुश्किल है, क्योंकि ना तो तहरीक इंसाफ की क़यादत और ना ही उनके हामी इस मूड में नजर आते हैं कि वो इमरान खान साहब के लिए इस हद तक आगे जाएं। तो इस सारी सूरत हाल में हमें ये चीज जहन में रखनी चाहिए कि अगस्त के अंदर जब जलसा मुलतवी किया गया तो उस वक्त भी इमरान खान से बिल्कुल राब्ते में थी इस्टेब्लिशमेंट। उससे पहले भी ये सारे मामला हमारे सामने मौजूद रहे हैं। तो इसलिए पस मंजर में होने वाले वाकयात और पेश मंजर में नजर आने वाली सियासी सूरत हाल में थोड़ा सा फर्क होता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इन मुज़ाकरात के जरिए तहरीक इंसाफ बिल्कुल अपने लिए कोई स्पेस हासिल करना चाहती है, अगरचे वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो टेबल पर अपनी मन मर्जी की शराइत के मुताबिक आ सके, लेकिन इसके बावजूद चूंकि उनके पास इस वक्त पब्लिक सपोर्ट का मसला है और वो उसको सड़कों पर उस तरह से नहीं ला सकते, तो इस सूरत हाल को देखते हुए उन्होंने ये फैसला किया है कि शायद हम मुज़ाकरात की मेज पर अपने लिए कुछ न कुछ हासिल कर सकें। तो इसको देखते हुए लगता है कि वो आने वाले दिनों में इस मामले को लेकर आगे भाई साहब कैसे स्पेस हासिल कर लेंगे, क्या वाकई कोई सुनेगा? क्योंकि मैं कह रही हूँ कि उनके तो ऑप्शंस एग्जॉस्ट हो रहे हैं, उन्हें जितना दबाव डाला उनके पास कुछ पहुंचा नहीं। तो क्या इस तरह के बयानात या धमकियां सिर्फ अपने सोशल मीडिया ब्रिगेड या हॉकिश माइंड को पंप अप करने के लिए और लगे रहे? जी बिल्कुल, पार्टी के अंदर जो मुजामती तबका है उसको मुतमईन करने के लिए ये सारे बयानात हमारे सामने मौजूद हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि दूसरी जानिब अगर हम इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत का रवैया देखें तो उन्हें भी उस दिन का इंतजार है कि जिस दिन इमरान खान ताकतवर होने की बजाय कमजोर हैसियत में उनके साथ बार्गेनिंग के लिए टेबल पर आए। तो मुझे लगता है कि वो वक्त आन पहुंचा है कि अब इमरान खान को इस चीज का एहसास है कि बजौरे ताकत या जलसे जुलूस और घेराव के जरिए वो अपने मकासद हासिल नहीं कर सकते। और शायद इसी दिन का इंतजार हुकूमत को भी था, जिस दिन इमरान खान अपनी मर्जी की शराइत की बजाय उनकी मर्जी की शराइत के हवाले से किसी बातचीत पर आमादा हो। तो इस वक्त उनकी जो ताकत है इमरान खान साहब की, उसमें कमी हुकूमत और रियासत के लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि उसकी वजह से उन्हें मुतालबात को तस्लीम करवाने में उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। दुरुस्त हो गया। इफ्तिखार साहब वो कहते हैं इतवार तक मुतालबात पर अमल दरामद वरना फिर सिविल नाफरमानी, और साथ वो ये भी कह रहे हैं कि वो बंदूक नहीं रख रहे हुकूमत की कनपट्टी पे, हम ओपन हो गए, आप हमसे बात करें। क्या वाकई बानी पीटीआई जब मुज़ाकरात की बात करके अगर मगर लगाते हैं तो हुकूमत की कनपट्टी पर बंदूक नहीं रख रहे? आपने अपने इंट्रो में जो बात की है कि जो तारीख़ी तौर पे वो चीज़ों को गुडमेट कर रहे हैं वो गलत है। 1971 अवामी लीग, मुजीबुर रहमान, उस वक़्त का मशरक़ी पाकिस्तान, उस वक़्त की वो तहरीक, उस वक़्त का वो इशू, कहाँ वो बात, कहाँ ये आज की गुफ्तगू, कोई इनमें रेलिवेंस नहीं है। उनको आदत पड़ गई है इस किस्म की बेमानी गुफ्तगू करने की और पूरे के पूरे निज़ाम को हर वक्त कन्फ्यूजन का शिकार बनाने की। जैसे जैसे हम इक़्तिसादी तौर पर अपने पाँव पे खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, वो यही काम कर रहे हैं। और उनके साथी अमेरिका वगैरह में बैठ के हमारे पे जो दबाव डलवा रहे हैं, उसका नतीजा आपने देख लिया कि हमारे पर एक किस किस्म की पाबंदी लगाई गई है जो मिज़ाइल्स के हवाले से है। मिज़ाइल पाकिस्तान की ज़रूरत है और पाकिस्तान के दिफा के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे साथ एक ऐसा दुश्मन मुल्क है जिससे हमें हर वक्त इस बात का ख़तरा रहता है कि हम दिफाई तौर पे उसके मुकाबले में ज़्यादा मजबूत हों। तो इनके जो चाहने वाले हैं और इनके वहाँ पे जो मौक़िफ़ का इजहार करने वाले हैं, वो यकीनी तौर पे पाकिस्तान को तबाह करने, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने, पाकिस्तान को कमज़ोर करने का किरदार अदा कर रहे हैं। इसके अलावा इनका कोई किरदार नहीं है, इनका कोई रोल नहीं है। और ये बड़ा अफसोसनाक रवैया है, क्योंकि देखिए जिस खिते में हम बैठे हैं
इस खिते में हमारी जो हैसियत है, एक तो हमारे पास जो बॉम्ब है उसकी वजह से, और एक हमारा जो मिसाइल का प्रोग्राम है जिसके लिए बेनज़ीर समेत पाकिस्तान की क़यादत ने बहुत अहम काम किए हैं। ये मिसाइल का प्रोग्राम हमारे दुश्मनों को बहुत बुरी तरह खटकता है, और ये आखिरकार ये इस हद तक तो वहाँ पे कामयाब हो गए हैं। अगर इसको कामयाबी समझा जाता है, पाकिस्तान को कमज़ोर करना, इसके दिफा को कमज़ोर करने में अपना किरदार अदा करना, तो फिर मेरा सवाल सब सुनने वालों से है, कौन क्या कर रहा है? हु स्टैंड विद पाकिस्तान एंड हु इज़ नॉट स्टैंडिंग विद द पाकिस्तान? तो इनके सारे मुतालबात महज इसलिए हैं कि मुल्क और कमज़ोर हो, इस मुल्क पे दबाव डाला जाए, ताकि अगर इक़्तिसादी तौर पे कुछ हम बेहतर हो रहे हैं उस पर भी नुकसान हो, और ये जो हमारा दिफाई निज़ाम है उसको भी अब ये निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और खलील ज़मदादे ने जो बयान दिया है वो भी बहुत तवज्जो तलब है। आप जैसे सहाफ़ियों के लिए आप पढ़ें कि उसमें मुतालबा है कि असल मुतालबा ये है, ये पाकिस्तान जो है, इस पाकिस्तान को मशरक़ी पाकिस्तान के तरीके से ट्रीट किया जाए, बना दिया जाए। ये है वो कंपैरिजन जो वो दुनिया में बेच रहे हैं। अफसोस होता है मुझे कि सियासत में इस हद तक भी आदमी जा सकता है कि वो मुल्क को ही मजाक बना दे, या मुल्क के बारे में ही एक नेगेटिव अप्रोच को प्रोजेक्ट करता रहे। ठीक हो गया। शहजाद साहब, क्या वाकई बेमायनी गुफ्तगू कर रहे हैं? बार बार बानी पीटीआई, इधर एक बंदा निकलता है मुज़ाकरात की बात करता है, हुकूमत हाथ बढ़ाती है, वहां से सब वेलकम करते हैं, आगे बढ़ते हैं, फिर एक दिन 11 तारीख को बात है, 14 तारीख तक नतीजा दो, 19 को बात कर रहे हैं, 22 तक नतीजा दो। पाकिस्तान की ज़मीनी तारीखी सियासी हकीकत है एक, हमारे यहाँ मुक़्तदरा के पास इख्तियार मौजूद रहा है अपने रोल के अंदर, ये सब कुछ जानते बूझते मुल्क की बड़ी जमात होते हुए, मकबूल जमात होते हुए, लीडर का जो तरीक़ाकार है इंतहाई गैर लचक ज़दा किस्म का, या नखुवत ज़दा कहा जाए, जिस तरीके से पॉलिटिक्स को वो ड्रिवन कर रहे हैं और जहाँ लेकर जाना चाह रहे हैं, वे फॉरवर्ड नज़र आता है आपको पोलिटिकली इस पूरी सूरत हाल के अंदर? मेरा ख्याल है उनका सवाल ही पॉलिटिकल फोर्सेस से है ना, उनका सवाल से तो नहीं है, वो जो था वो अब तो ख़त्म हो गया। अगर कोई उनके दिमाग में ऐसी बात थी कि मुक़्तदरा के साथ बातचीत करेंगे, वो तो मामलात खत्म हो गए, उसके बाद फिर एग्जॉस्टेड है जी, राब्ता खत्म हो गया, या वो जो भी उसका पॉसिबिलिटी थी खत्म हो गई। तो अभी तो सियासी अमल की बात हो रही है ना। अब देखिए, बात यूं है कि किसी सियासी अमल के अंदर अगर किसी के मुतालबात हों, किसी सियासी ग्रोह के, सियासी सोच वालों के, तो क्या करते हैं? उनके पास दो ही तरीके होते हैं ना, कि अपने मुतालबात के लिए मुज़ाकरात करें, और अगर मुज़ाकरात नहीं होते या नहीं माने जाते या किए नहीं जाते तो फिर उनके पास एहतजाज का रास्ता है। उसकी मिसाल अभी रिसेंटली पिछले हफ्ते, बल्कि 2 दिन पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब का मदरसे के इस्लाहात के बारे में है कि उन्होंने कहा मेरी बात मानो, नहीं तो मैं सड़कों पे आ जाऊं। तो ये एक दो फोर्सेज हैं, पॉलिटिकल फोर्सेज, जिनके मुतालिबात हैं, जो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारे साथ मुज़ाकरात करें और हमसे बात आगे लेके चलें। तो हम ये नहीं कर सकते कि फजलुर रहमान साहब का जो अप्रोच है उसको हम पाक साफ कह दें, और ये जो सोच है किसी और सियासी पार्टी की, उसको हम समझें कि ये पाकिस्तान के मुखालिफ है। बड़ी अच्छी बात की 1971 में इफ्तिखार साहब ने कि 1971 में अवामी लीग वाले जो थे, शेख मुजीबुर रहमान साहब, वो तो फेडरेशन से अलहदा करना चाह रहे थे, अपने आप को मुकम्मल ऑटोनॉमी चाह रहे थे। और मेरा ख्याल है कि फिलहाल तो हम फेडरेशन के अंदर रहते हुए एक गिरोह है जो बातचीत करना चाहता है और सियासी तौर पे बातचीत करना चाहता है। बेशक उनके मुतालिबात जो भी हों, क्या है कि कमीशन कायम कर दो, क्या है कि सीरान का मामला आगे लेके चला जाए। वो कह रहे हैं कि अच्छा इन्होंने हुकूमत को हटा दो, वो क्या कह रहे हैं कि फौरन इलेक्शन किए जाए, नहीं, वहां से हट के अब यहाँ तक आ गए। सवाल ये पैदा होता है कि यह हुकूमत मुज़ाकरात क्यों नहीं कर रही। यानी यह मुज़ाकरात का एक ऑफर की गई है तो कहा जाता है कि स्पीकर साहब का घर भी और उनका दफ्तर हर वक्त खुला है। तो मुज़ाकरात तो बड़ा एक बेहतरीन तरीका है किसी चीज़ को डिले करने का, उलझाने का, सुलझाने का, बात को आगे लेके जाने का, लंबा लटकाने का। बात को मुज़ाकरात तो लंबा लटकाने के लिए होते हैं ना। कहते कमेटी में दे दो, कमेटी एक मीटिंग करेगी, कमेटी मामले को देखेगी। आप कमेटियां बना दें, कमेटियों में डाल दें चीज़ को, जो भी आपके मुतालिबात हैं वो फिर आहिस्ता आहिस्ता नेगोशिएट होकर किसी ऐसे वर्केबल सोल्यूशन पे चले जाएंगे जो दोनों तरफ को काबिल कबूल होगा। तो क्या वजह है कि ये नहीं कर पा रहे या ये नहीं करते, करना नहीं चाहते, और चाहते हैं कि मामला जूं का तूं रहे जैसे है, ताकि वो जिस किस्म का एहतजाज वो करना चाहता है या कर सकता है, या वो जो
जिस तरफ जाना इसको धकेलना चाहते हैं वो उस लेवल का एहतजाज करे जहां पर फिर मुक्तदरा बीच में आए और फिर वो काम करे जो कि हुकूमत या बाकी इसकी अपोजिशन सियासी फोर्सेस चाह रही हैं कि उसको उस तरीके से डील किया जाए। पीटीआई के ऊपर बैन भी हो सकता है, लंबी सजा भी हो सकती है, शायद सोमवार को ही हो जाए, कोई फर्क ना पड़े इन चीज़ों का। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब तमाम चीज़ों को देखते हुए इतनी वेरिएबल्स हैं, इतनी चीज़ें इस वक्त जिसे कहते हैं मुतहर्रिक हैं कि इनके ऊपर कोई फिक्स्ड फैसला करना कि क्या चीज़ काम आएगी, मेरा ख्याल है कि एक वीक पोजीशन से बानी पीटीआई अपने मामलात और मुज़ाकरात की तरफ बात करते हैं। धमकी नहीं दे सकते, बहुत वीक पोजीशन में, धमकी का अमल नहीं है। हाँ, अकल के साथ बातचीत का एक अमल जरूर है, अगर वो उसके थ्रू बात और बढ़ाने के लिए, सियासी अमल को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी ताकत को हासिल करने के लिए, नहीं हम बार बार ये, मैं तो कम से कम ये बात कर चुका हूँ। तो मेरा ख्याल है कि इससे हटके कि वो पाकिस्तान के मुखालिफ हैं या पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं। जो पाकिस्तान के मुखालिफ थे उन्होंने 71 में जो करना था हमारे साथ कर लिया, अब वक्त आ गया। 77 में 77 में यही चीज हुई, सही ऐसे ही मामला थे और फिर किसी को मौका मिल गया आने का, वो खुदा न खासा ऐसी बात एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन जब स्पेस अवेलेबल है मुज़ाकरात की, तो क्या वजह है कि हम मुज़ाकरात करके मामले को कम से कम तूल ही दे दें। ठीक ये जितने मसाइल हैं इनसे हट जाएं, लेकिन शायद कोई मसाइल से हटना नहीं चाहता, चाहता है कि ये टेंशन रहे माहौल के अंदर, चाहता है कि टकराव की कैफियत पैदा रहे, चाहता है कि ये जो चंद एक आध पार्टी बानी पीटीआई टाइप लोग हैं ये शिकंजे में और जकड़े जाएं। तो मेरा ख्याल है कि उस तरफ का सफर ज्यादा लगता है मुझे। हमर गजनवी साहब, मुज़ाकरात कौन नहीं करना चाहता? हुकूमत की तरफ से वेलकम किया गया, फिर उन्होंने कहा कि जी आप बाज़ाब्ता कहें, यहाँ से भी कमेटी बनी, उन्होंने कहा, आज भी कहा उन्होंने कि भी वज़ीर आज़म साहब मौजूद नहीं है, इतवार तक कमेटी बन जाएगी। मगर जिस तरह के बयानात आते हैं, मैं दोबारा कहूँ कि इतना लंबा और तफसीली बयानात 71 से मिलाना, फिर उस तरह की गुफ्तगू करना कि जो दोहराई ना जा सकती हो, क्या दीगर लीडर्स की जब वो बात करते हैं कि मुझसे जेल में आके अपोजिशन के मिल रहे हैं, क्या मौलाना फजलुर रहमान, क्या महमूद खान अचकज़ई, क्या अख्तर मेंगल साहब, ये लोग इस तरह के बयानिया के साथ खड़े हो पाएंगे जो बयानिया तराश रहे हैं बानी पीटीआई जेल में बैठ के? क्या वाकई क्रिमिनल मामलात जो कि चल रहे हैं उनको उठा के एक तरफ रखा जा सकता है इस वक्त? मेरे ख्याल है यू हैव अंडरलाइंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इट ऑल। ये जो आज का बयान है ना, इसने तो यानी मुज़ाकरात शुरू होने से पहले ही उनको नाकाम बनाने की एक कोशिश लग रही है। यानी हम पहले भी कहते रहते हैं कि भाई देखें इनका रवैया ये रहा और साल हा साल ये रहा कि वो समझते हैं कि ये तो फरिश्तों और शैतानों की लड़ाई है, तो फरिश्ते नेगोशिएट नहीं किए, मुज़ाकरात नहीं करते, शैतान से क्या मुज़ाकरात करे फरिश्ता। ये रवैया रहा और साल हा साल तक कि हम इसकी बेशुमार मिसालें देते रहे। अब जब इसके ऊपर बात हो रही है, अब देखिए ना वो कहाँ से आ रहे हैं, वो हमला आवर हुए, एक से ज़्यादा दफ़ा हुए, उन्होंने कोशिश की और वो उसमें कामयाब नहीं हो पाए। अच्छा, अब उसके बाद वो यहाँ पर जहाँ हम आज खड़े हैं वहाँ पर उन्होंने मुज़ाकरात की हामी भर ली और कुछ बातचीत का आगाज़ करा, लेकिन उन्होंने किया क्या देखिए। आज जो उनका बयान है वो तो उन्होंने अफेंड करने की कोशिश की है कि हुकूमत के जो साथी हैं वही खफा हो जाएं और हुकूमत को रोकें कि ये काम ना किया जाए, क्योंकि ये आदमी मुज़ाकरात की मेज़ पे आते हुए 71 की गुफ्तगू शुरू कर रहा है, अवामी लीग की कर रहा है और वह कत्ल इस तरह की बातें कर रहा है, यानी अफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं ना वो। तो वो कहाँ ये मैसेज पहुँचा रहे हैं, वो हाइब्रिड निज़ाम जिसका हम बार बार जिक्र करते हैं, वो सिर्फ सियासी जमात ने तो किसी या सियासी जमातों ने तो सिर्फ आगे बढ़ के काम नहीं करना। तो वो तो सारा टॉर्पीडो उन्होंने तो ऐसी बात की है बिल्कुल, यानी उस मौके पर जब दहलीज पे खड़े हैं मुज़ाकरात के, तो वहाँ पर उन्होंने हुकूमत के लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा की हैं कि वो किस तरह ज़रा सा भी कुछ देना चाहें तो वो इसकी सारे मिलकर सपोर्ट करेंगे। क्या आपका ख्याल? मैं सवाल करता हूँ कि क्या इस सूरत हाल में हुकूमत के सारे साथी और इदारे उनके साथ खड़े होंगे? वो क्या वो शेर है कि वो जो तामीर होने वाली थी लग गई आग उस इमारत को। ये क्यों करते हैं? मुझे अभी तक समझ नहीं पाती हूँ कि इधर गुफ्तगू होती है, अभी शुरू नहीं होती बात, ऐसा कोई बयान, ऐसा कोई ट्वीट के जरिए। तभी तो मैंने पूछा कि क्या वो लोग जो सोशल मीडिया पे उनका भरोसा बहुत ज्यादा है, क्या होते हैं क्योंकि ये तो जेल में बैठे हैं, क्या जो सोशल मीडिया के पूरे लोग हैं, ये जो हॉकिश माइंडसेट है उसको मुखातिब करते हैं कि तुम लगे रहो जिस जोर से लगे हुए हो, इधर पार्लिमानी कहते हैं जाओ मुज़ाकरात कर लो जाके। ये आपने ठीक कहा, यानी उनका सारा एम्फेसिस आज तक जिस चीज़ पे रहा है वो है ऑफेंसिव लॉन्च किया जाए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए, आगे बढ़कर किया जाए, वो उनको पसंद आता है। हत्ता कि उनकी इजाज़त लिए बगैर अगर कोई साहब 2 कदम आगे चले जाएं और दुश्मन तराजी पर भी उतर आएँ तो वो उसको भी थपकी देते हैं कि बहुत अच्छी बात की आपने।
तो ये उनका रवैया तो रहा है, लेकिन ये इतने अब जहां तक लेकिन वो आ गए हैं, ग्राउंड पर आकर भी इस रवैये को आप क्या कहेंगे, ये क्या स्ट्रेटेजी है उनकी? खुदा जाने। अब ये तो हम तो सारे यानी हैरान होते हैं कि भाई ये क्या स्ट्रेटेजी है, क्या आप वो ट्रंप का इंतज़ार कर रहे हैं? मतलब यहाँ इस सारे मामले को आप अगर ताकत से हल नहीं कर सके तो आपको समझ आ जानी चाहिए। सारे ऑप्शंस एग्जॉस्ट किए, जलसा जुलूस हर चीज। ताकत से हल नहीं कर सके तो फिर दूसरा क्या ऑप्शन रह जाता है? मुज़ाकरात। तो आप मुज़ाकरात शुरू होने से पहले ही उन्हें नाकाम करना चाह रहे हैं। यानी मुज़ाकरात से इतनी एलर्जी क्या? आप देखिए कि हम मुज़ाकरात के ऊपर कई प्रोग्राम कर चुके हैं कि मुज़ाकरात होंगे नहीं होंगे, और उनकी पार्टी के अंदर से और हर तरफ ये बात होती है मुज़ाकरात होंगे नहीं होंगे, मुज़ाकरात में खुशनीयती शामिल है या नहीं शामिल, या पीछे से वो तासुर भी बनाया जाता है कि बिना उसके पार्टी है, जो लोग आएंगे उनके पास इख्तियार नहीं जी, और वो जाएंगे और वो जब जेल पहुंचेंगे तो वहां से कहा जाएगा कि सब इसको ये खत्म कर दिया जाए, क्या तमाशा तुम लोग कर रहे हो। तो वो उनको कहने की जरूरत ही पेश नहीं आई। वो किसी को उनके पास जाता, वो एक कुछ लेकर। मैं बात पूरी कर लूँ हजरत जी? जी जी, मुझे बिल्कुल ब्रेक पे जाना है, आप मुकम्मल करें। हाँ, मैं आखिरी बात ये कर रहा हूँ, ये दोनों हम पल्ला जो हम बातें करते हैं कि वो अब कमज़ोर हो गए हैं, लिहाजा अब उनकी बारगेनिंग पोजीशन कमज़ोर हो गई है, ये सब बातें हम समझते हैं कि जमहूरी निज़ाम में भाई जिसको मुज़ाकरात की दावत दी जा रही है वो उसकी अहमियत तस्लीम करने के मुतरादिफ ही तो है। 10 पार्टियाँ और उनसे क्यों नहीं कोई मुज़ाकरात कर रहा, लेकिन मुज़ाकरात का मूड होना चाहिए। मुज़ाकरात का मूड सारा बनता है तो अधूरा रह जाता है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे हुकूमत डिजिटल कौम बनाने की तैयारी में है, क्या बनाने की तैयारी भी कर ली है? इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। इंटरनेट की बंदिश और स्लो स्पीड के बायस पाकिस्तान को यौमिया 1 अरब 30 करोड़ का नुकसान पहुंच रहा है। गुज़िश्ता करीबन 6 माह से घरेलू मोबाइल सार्फिन, फ्रीलांसर्स, ई कॉमर्स, ऑनलाइन बैंकिंग, IT कंपनीज और वर्चुअल एजुकेशन समेत तमाम ही शुबाह जिंदगी के अफराद परेशान हैं और मुसलसल हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि इंटरनेट स्पीड बहाल की जाए। मगर हुकूमत शायद बगैर इंटरनेट के ही डिजिटल पाकिस्तान बनाना चाहती है। रवां हफ्ते हुकूमत की जानिब से डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल के नाम से कानून मुतारिफ करवाया गया, जिसके तहत तमाम पाकिस्तानियों का डेटा एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दस्तयाब होगा। हुकूमती मौक़िफ़ के मुताबिक इस कानून के जरिए पाकिस्तान को डिजिटल कौम बनाया जाएगा और इससे गवर्नेंस को डिजिटलाइज करने में मदद मिलेगी। बिल के मुसव्विदे के मुताबिक 2 नए इदारे, नेशनल डिजिटल कमीशन और पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी कायम की जाएगी। हर पाकिस्तानी की एक डिजिटल आइडेंटिटी यानी शनाख्त बनाई जाएगी, जिसमें उस शख्स की आमदन, असासाजात, सेहत, तालीम, कारोबार समेत तमाम सोशल इंडिकेटर्स दर्ज होंगे। यानी आसान अल्फाज में हर पाकिस्तानी का डाटा और पर्सनल इंफॉर्मेशन सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर होगी। अपोजिशन और हुकूमती इत्तेहादी पीपल्स पार्टी की शदीद मुखालिफत के बायस बिल को बगैर मंजूरी के कायमा कमेटी में भिजवाया गया। फिल वक्त FBI, एक्साइज, SECP, स्टेट बैंक और दीगर अदारे अपने तौर पर शहरियों की महदूद मालूमात महफूज रखते हैं, मगर नई अथॉरिटीज़ के क़याम के बाद ये तमाम इदारे एक सेंट्रल अथॉरिटी के साथ मुंसलिक होंगे, जहां तमाम शहरियों का मुकम्मल डाटा मौजूद होगा। डिजिटल गवर्नेंस और जदीद दुनिया के तकाज़ों पर पूरा उतरने के लिए बज़ाहिर ये एक बहुत ही अच्छा कदम है, मगर अहम सवाल यह है कि जहां इंटरनेट का बुनियादी स्ट्रक्चर ही ठीक नहीं, कभी सोशल मीडिया ऐप्स की बंदिश, कभी फायरवॉल तो कभी VPN की रजिस्ट्रेशन का मामला, वहां पूरे मुल्क को डिजिटल करने का मंसूबा कितना काबिल अमल है? इंटरनेट की बंदिश, स्लो स्पीड के मामला अगर एक तरफ रख दें, तब भी सबसे अहम मामला शहरियों की डिजिटल सिक्योरिटी, डाटा प्रोटेक्शन और प्राइवेसी है। खुद वजीर मुमलिकत बराए IT शीजा खाजा के मुताबिक पाकिस्तान में यौमिया लाखों साइबर अटैक्स हो रहे हैं। तो फिर सबसे अहम सवाल यह है कि डिजिटल आइडेंटिटी बनने के बाद शहरियों का डाटा कितना महफूज रह पाएगा? अहम सवाल यह भी है कि जहां चाइना जैसे मुल्क को डिजिटाइज होने में 15 साल लग गए, वहां हम डिजिटल कौम बनने के लिए खुद कितने तैयार हैं? इसी पर पैनल की राय आपके सामने रखेंगे। सवाल इस तरह से, हुकूमत की पाकिस्तान को डिजिटल कौम बनाने की तैयारी, इंटरनेट बंद करने का शौक नहीं लेकिन कौमी सलामती से आगे कुछ नहीं। वजीर मुमलिकत, क्या मौजूदा मारूज डिजिटल पाकिस्तान की गुंजाइश भी देता है? शहजाद चौधरी साहब, ये जो डिजिटल आइडेंटिटी क्रिएट करने की बात की जा रही है, एक लंबा प्रोजेक्ट होगा यकीनन, लेकिन क्या हम और हमारे हालात इसके लिए तैयार हैं कि हम इस तरफ कदम ले सकेंगे? देखिए, सिक्योरिटी की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं और वो सिक्योरिटी की डेफिनेशन कुछ तो आपने बताई, मुझे नहीं मालूम कि वजीर साहिबा उसको बेहतर तौर पे एक्सप्लेन कर पाई या नहीं, लेकिन अगर डिजिटल सिक्योरिटी का मसला है तो उसको बेहतर डिफाइन किया जा सकता है। अब डिजिटल सिक्योरिटी में 2-3 चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पे साइबर अटैक्स भी हैं, मिसाल के तौर पे डाटा, आपकी डेटा सिक्योरिटी भी है। तो अगर डेटा सिक्योरिटी को ख़तरा है, मिसाल आपका नादरा है, नादरा पे कोई किसी किस्म का एक खदशा है कि शायद वहाँ पे कुछ ऐसा अमल किया जा सकता है जिससे कि पाकिस्तानियों का डेटा यहाँ से एक्सपोर्ट हो सकता है,
तो फिर तो बहुत एक बेहतर सोच है, और उसको ज़रूर फिर हमें सब कुछ पीछे छोड़ देना चाहिए, अपनी मईशत को छोड़ देना चाहिए, फिर हमारी जो मॉडर्न लिंकेजेस हैं जिसके अंदर के हम इंफॉर्मेशन चाहते हैं या जिस तरीके से कि हम कनेक्टेड हैं दुनिया के साथ, इस सब को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जाहिर है कि डेटा सिक्योरिटी सबसे अव्वल है। अब डेटा सिक्योरिटी अगर नहीं है तो उसके करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो मैं एक गाइडलाइन दे रहा हूँ वजीर साहिबा को कि नेक्स्ट टाइम वो बात करें तो डेटा सिक्योरिटी की बात करें, और कुछ थोड़ा बहुत नादरा का बीच में हल्का सा वो डाल दें आंसर, ताकि लोगों को समझ आए कि नादरा के ऊपर खुदा न खास्ता किसी किस्म का साइबर अटैक होने का खदशा है। अगर ऐसी भी बात है तो फिर भी हमारी जो स्टॉक एक्सचेंज है वो उस पर बहुत रिएक्ट करेगी इन चीज़ों के ऊपर भी, कि पाकिस्तान शायद एक महफूज मुल्क नहीं है। तो जब भी आप सिक्योरिटी की बात करते हो, आप ये ख्याल किया करो कि इसका असर कहाँ कहाँ तक जा सकता है, और ख़ास तौर पे उस लेवल से जहाँ पर कि गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के वज़रा ये गुफ्तगू करते हैं। अब मुझे बताइए कि अगर इस दौरान में, मुझे नहीं मालूम कि कितना 15 साल अब हमें लगेंगे हमें डिजिटाइज होते हुए और डिजिटल सिक्योरिटी को इंश्योर कराते कराते, तो 15 साल में तो अब ओपन AI भी होगा, स्टारलिंक भी आ जाएगा, ई बिजनेस कहाँ से कहाँ चली गई, रिसर्च वाले पीछे रह जाएंगे बेचारे, कहीं पे भी उनकी अप्रोच एक्सेस नहीं है, किसी भी तरीके से डेटा को, हम दुनिया के डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते, ओपन डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते। तो फिर पाकिस्तानी जो लोग हैं जो कि बदकिस्मती से पहले ही तालीम के मैदान में और बाकी जगहों में और रिसर्च में बहुत पीछे हैं, वो बिल्कुल ही पीछे रह जाएंगे। तो फिर हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि जितनी आप IT कंपनी, जितनी तो नहीं बहुत सारी, और ख़ासतौर पे बड़ी वेल नोन IT कंपनीज मुल्क छोड़ के इस वक्त रीलोकेट कर रही हैं उन जगहों पे जहाँ पर इंटरनेट की सहूलत अवेलेबल है। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है ये भी हमारे वज़रा को पता होगा और हुकूमतों को पता होगा। तो अगर ये मामलात हैं तो आप डिसाइड कर लें कि मईशत किस किस्म की चलानी है, उस मईशत के लिए क्या इंटरनेट या डेटा जो इंटरनेट कंटिन्यू कनेक्टिविटी है वो जरूरी है या नहीं है, और अगर नहीं जरूरी उस किस्म की मईशत के लिए तो फिर हम बिल्कुल ठीक है, फिर सिक्योरिटी से बेहतर कोई और बहुत इंपॉर्टेंट कोई अहम चीज नहीं है। सिक्योरिटी को अव्वल रखना चाहिए, और उसके लिए फिर बाकी देखा जाएगा 15, 20, 25 साल में अगर हम इस काबिल हुए तो फिर वापस लाइन पे आ जाएंगे। ठीक है ज़ैकब साहब, ये जो डिजिटल कौम बनाने की तैयारी जो बिल लाया जा रहा है, डेटा प्रोटेक्शन और प्राइवेसी के खदशात का इजहार हो रहा है, कितना काबिल अमल है ये डिजिटल ID बनाना हमारे हालात और हमारे बारूज में? वो गालिब ने कहा है कि वाइज न खुद पियो न किसी को पिला सको, क्या बात है तुम्हारी शराबे तहूर की। ये डिजिटल नेशन की शराबे तहूर हमें वो हुकूमत पिलाएगी जिसका वज़ीर आज़म VPN लगा के ट्वीट करता है, और उस कौम को पिलाएगी जिसे 10 मिनट की YouTube वीडियो के लिए 30 मिनट लगाने पड़ते हैं। 30 मिनट लगते हैं उसको 10 मिनट की YouTube वीडियो देखने पर, और एक ऐसे वक्त में देगी जबकि पाकिस्तान की डिजिटल इकानमी एक बदतरीन हालात से गुजर रही है। कंपनियां भी छोड़कर भाग रही हैं, और वो नौजवान बेचारे जिनको कोई रोज़गार मैसर नहीं था, अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से उन्होंने कमाना शुरू किया वर्ल्ड मार्केट से, एक इंटीग्रेटेड मार्केट से, उनका रोज़गार भी इंतहाई मुश्किल में है। देखिए 1440 में प्रिंटिंग प्रेस बना था, इसको हो गए हैं 584 साल। सही। पाकिस्तान को भी बने हो गए 77 साल। तो क्या हम किताबी कौम बन गए हैं? क्या हमें प्रिंट वर्ड पढ़ना आ गया है? पाकिस्तान की कौम तो इन 77 सालों में और कुल मिला के 584 सालों में अभी तक प्रिंटिंग प्रेस के एज में भी नहीं गई। आधा पाकिस्तान पढ़ नहीं सकता प्रिंटेड वर्ड को, और सोशल मीडिया में काफी लैंड कर गए, बुरा हशर कर रहे हैं डिजिटल। देखिए मुझे इस प्लान पर कोई इतराज नहीं है, डिजिटल आइडेंटिटी बन सकती है। नादरा एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था जो पाकिस्तान ने बनाया था, इसी तरह से डिजिटल आइडेंटिटी भी बन सकती है। डिजिटल अथॉरिटी में भी कोई मसला नहीं, डिजिटल कमीशन भी बन सकता है। लेकिन आप मुझे बताइए क्या हुकूमत के एक्शंस एक लाइन में है? अभी खदशात का इजहार किया गया कि नादरा का डेटा जा सकता है बाहर, नादरा का डेटा जा चुका है। मैं बताना नहीं चाहता, आपको भी शायद मालूम होगा, वैसी वेबसाइट्स हैं, आपका मेरा सबका प्राइवेट डेटा जो है वो ऑनलाइन दुनिया में मौजूद है, दुनिया के किसी और मुल्क का मौजूद नहीं है। तो जब एक ऐसी हुकूमत जो हमारे ज़ाती डेटा का तहफ़्फ़ुज़ ना कर सके जिसे हमने वो डेटा दिया है, ठीक है,
तो फिर जब भी वो कोई ऐसा एक्शन लेगी और एक तरफ हमें वो इंटरनेट ना दे रही हो और दूसरी तरफ ये कवानीन ला रही हो, तो शकूक व शुबहात होंगे कि जरा ठंडे पड़े, हमें एतमाद मिले, तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद मिले। हमें पूरी एक डिजिटल सोसाइटी बनाने की जरूरत है। दुनिया डिजिटल सोसाइटी के बगैर आगे नहीं बढ़ सकती। हर चीज डिजिटल है। वी आर एंटरिंग इनटू अ डिजिटल वर्ल्ड। ठीक हो गया का कमिटमेंट, ठीक और अपने खौफ के खोल से बाहर निकले। दुरुस्त। माजिद साहब, पाकिस्तान में डाटा प्रोटेक्शन के कवानीन ठीक ही नहीं। हाल में हमने देखा कि अहम शख्सियात के पर्सनल और हिस्ट्री, जो पर्सनल डाटा और हिस्ट्री लीक हुआ। पूरी कौम का डाटा एक जगह जमा करने से पहले क्या जरूरी नहीं है कि डाटा प्रोटेक्शन और प्राइवेसी के सख्त कवानीन मौजूद हों? जी बिल्कुल, लेकिन मैं इस मामले को एक और नुक्ता नजर से देखना चाहूंगा कि और पॉलिटिकल नैरेटिव्स की डिबेट को अगर हुकूमत और रियासत अलग-अलग डील करे तो ज्यादा बेहतर होगा। और अगर इन सारे कमीशंस और डाटा सोसाइटीज का मतलब ये है कि आपको स्क्रूटनी करने में, निगरानी का अमल बेहतर करने में आसानी हो, तो मेरा ख्याल है कि उससे फिर सवालिया निशानात उठेंगे। और इससे पहले हमारे सामने नेक्टा की एक मिसाल मौजूद है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के लिए हमने एक इदारा तो बनाया, लेकिन इदारों की प्रोफेशनल जेलसी की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहा। और अभी अगर इस हवाले से जो बात की जा रही है या जो बिल्स लाए जा रहे हैं, उनको अगर एक प्रोफेशनल अंदाज में देखा जाए तो वो एक मुख्तलिफ नुक्ता नजर हो सकता है। लेकिन अभी तक की हुकूमत के इक़दाम को देखते हुए ऐसे नहीं लगता। हम चाइना का या कुछ खलीजी ममालिक का मॉडल तो बहुत पसंद करना शुरू हो गए हैं, जिसमें निगरानी का अमल मौजूद है, स्क्रूटनी मौजूद है, लेकिन उसकी एक और साइड भी है कि जिसके अंदर नौजवानों को आईटी एक्सपोर्ट्स में, ई बिजनेस के अंदर रास्ते फराहम किए जाते हैं। तो अगर हुकूमत उनके साथ ताउन नहीं कर सकती तो कम से कम उनकी राह में रुकावटें भी नहीं डालनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर मामला बिल्कुल उलट है। और चूंकि कौमी सलामती और इस तरह की जो टर्म्स हैं जिनका वसी तर मतलब हो सकता है, उसको सामने रखते हुए वजारत दाखिला ये फैसले कर तो सकती है, लेकिन इन बिल्स के साथ जब पॉलिटिकल नैरेटिव अटैच होंगे तो फिर शफाफियत पर सवालिया निशान पैदा होंगे। तो इसलिए इन दोनों चीजों को अलग-अलग प्रेजेंट करना बहुत जरूरी है। दुरुस्त हो गया, वेरी वैलिड पॉइंट। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो हमाद साहब और इफ्तिखार साहब की राय आपके सामने रखेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुश आमदीद। हमाद साहब, ये जो बिल लाया गया हुकूमत की तरफ से, ऐवान में भी ले आए, अपोजिशन को भी इस पर इख्तलाफ, हुकूमती इत्तेहादियों को भी इस पर एतराज़। वो कह रहे हैं ना मुशावरत की, ना स्टेक होल्डर्स को शामिल किया गया है। जल्दी क्यों है इसके ऊपर? यहाँ तक कि जो डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि शहरियों की डिजिटल शनाख्त के जरिए उनकी निगरानी बढ़ाने का जो है वो बढ़ाने का तरीक़ाकार है। जो खदशात का इजहार है, क्या इतनी जल्दी करनी चाहिए थी? नहीं करनी चाहिए थी, और निज़ाम जो है फिर आखिर रोक लेता है। यानी हम चाहे कहें कि भाई ये निज़ाम में हमें ये शिकायतें हैं, लेकिन उसके बावजूद निज़ाम ने रोक लिया। वो कमेटी ने कहा भाई आप क्या ले आए हैं, इस पर लोगों से बात कीजिए, स्टेक होल्डर से बात करें। और मिनिस्टर साहबा ने कहा कि नहीं, मैंने ये कॉपी पेस्ट नहीं किया, मैंने अपने हाथ से लिखा हुआ ये बड़ा, ये उन्होंने उसकी तौजीह बताई कि इसलिए इसे पास कर देना चाहिए, लेकिन वो बहरहाल रुक गया। अच्छा जी, हमें तो इट साउंड्स वेरी स्वीट टू अस कि डिजिटल कुछ होने जा रहा है, कोई मॉडर्निटी की बात लग रही है और डिजिटल कौम हम बनने जा रहे हैं। यानी उससे पहले हमें वैसे कौम बनने पे तवज्जो देना चाहिए थी, लेकिन वो स्टेप हम नहीं कर सके, अब हम आगे जा रहे हैं। तो ये जो हमारा नज़रिया होता है ना कि हम ट्रेन तो ठीक नहीं कर सकते, तो हम कहते हैं बुलेट ट्रेन बना देंगे और हर शहर में HSN खोल देंगे, बाकी जो हमारे स्कूलों के हालात हैं वो हम सब जानते हैं। तो बहरहाल हम तो दुआ गो हैं कि ये बड़ी अच्छी चीज़ को होने जा रही है, लेकिन मैं एज अ कॉमनर ले पर्सन, मेरा मसला एक है जो तकरीबन ये पिछले जो इलेक्शन हुआ था ना उसके बाद से आज तक जारी है, और वो ये है कि मेरे इंटरनेट की स्पीड जो है वो मुझे धोखा देती है, मुझे तकलीफ़ हो जाती है, मुझसे इज़ार आसानी करती है। आप यकीन जानिए कि आप वही 5 मिनट का काम बैठे हुए हैं 30 मिनट, वो जो शुरू में हुआ करता था ना, जब ये इंटरनेट वगैरह शुरू हो रहे थे तो आवाज़ें आती थी कंप्यूटर में से और टूं टां होता था, और उसके बाद कहीं जाके आखिर वो कनेक्शन मिला करता था। उस तरह की सूरत हाल का हमें सामना है लगभग। और आप देखिए कि ये जो VPN की दोस्त बात करते हैं, हम एक अजीब सी सूरत हाल में है कि हम VPN के हलाल हराम होने का फैसला पहले कर लें तो हम डिजिटल कौम भी मतलब उस रास्ते पे भी चले जाएंगे, लेकिन हमारे तो बहुत बुनियादी सवालात हैं जिन्हें हम अभी तक हल नहीं कर पाते। और कौमी सलामती की जो बात कर रहे हैं ना, ये जब हम फ्रेज सुनते हैं
तो इससे ज़रा हम घबराहट का शिकार हो जाते हैं। घबराहट इसलिए होती है, वैसे तो कौमी सलामती हम सारे, हमारी जानें कुर्बान इस मुल्क पर, लेकिन कौमी सलामती के नाम पर जो आज तक हमने देखा है और जो भुगता भी है, उससे हम घबराते हैं ना कि पता नहीं अब इसकी आड़ में क्या होने जा रहा है। भाई ये आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है दुनिया में, जो मरकज़ियत पसंद मुल्क होते हैं उन्होंने एक निज़ाम बनाया हुआ है अपने लोगों की निगरानी का, और ये सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं और ये हम बातें सुनते हैं ना। तो अब हमने इस कौमी सलामती के नाम पर जंगें लड़ी, नुकसान उठाया। हमारे सहाफ़ियों ने, आप देखिए ना, हमने कितनी कुर्बानी दी, लोगों ने कोड़े खाए, हमने गोलियां खाई सहाफ़ियों ने, और बड़ी मुश्किल हालात पैदा हुए। हमारे अखबार के जो सफ़ात थे ना, फ्रंट पेज, आपको शायद याद होगा कि वो फ्रंट पेज पे इतने इतने खाली पैचेस लगे होते थे, सफ़ेद सिर्फ, वो उतार लिए जाते थे कौमी सलामती के मनाफी खबर करार देकर। तो ये भी हमारे कुछ रिजर्वेशंस हैं, लेकिन हम बेस्ट ऑफ लक, ये सिस्टम ने इसको रोक लिया है। आपका डिजिटल से रोमांस कायम रहे। जी, हमारा रोमांस कायम रहे, कमेटी ने रोक लिया है। अब इस पर काम होगा तो इंशाल्लाह कोई बेहतर सूरत निकले। ठीक हो गया। इफ्तिखार साहब, पाकिस्तान में यौमिया लाखों साइबर अटैक्स हो रहे हैं। ये खुद वजीर मुमलिकत शीजा फातिमा ख्वाजा साहिबा कह रही हैं 2025 में पाकिस्तान डिजिटल इकोसिस्टम को साइबर हमलों का सामना रहेगा, ये भी रिपोर्ट है। अब इतने सारे खदशात और सब कुछ होते हुए डाटा प्रोटेक्शन पर भी एतराज़ात हैं कि हम तो अपना डाटा नहीं खुद प्रोटेक्ट कर पा रहे। क्या हम इस जगह पर मौजूद है कि हम डिजिटल कौम बनने का सफर शुरू करें? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें हरकत करनी नहीं चाहिए, हमें तो सोचना भी नहीं चाहिए ऐसा। गजनवी साहब ने जो बातें की हैं उसके बाद तो ये मामला बिल्कुल ठीक है, हमें तो रुक जाना चाहिए, आगे जाना ही नहीं चाहिए। और ये तो बड़ा अच्छा हो गया कि फ़ैसला हो नहीं पाया, वरना जिस तरह मदरसा एक्ट बनाने की हमने कोशिश की, उसके बाद लेके बातें कर रहे हैं कि इसको ठीक कर लेंगे, इसको दुरुस्त कर लेंगे, तो मेरा ख्याल है कि पहले पूरे पाकिस्तान में एक रेफरेंडम करवा लिया जाए, एक सवालनामा बनाए हुकूमत, और उसको जिस तरह इतने बड़े इश्तिहार देती है ना दूसरी चीज़ों के हवाले से, इश्तिहार दे कि लोग किस किस्म का सिस्टम चाहते हैं, किस किस्म का कंट्रोल चाहते हैं, किस किस्म की पॉलिसी चाहते हैं, किस किस्म का बिल मंजूर करना चाहते हैं, किस किस्म का कानून बनाना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है एक डिबेट कर लेनी चाहिए, वरना इसका हशर भी मदरसा रिफॉर्म्स की तरह होगा कि बाद में वापस ही न ले लेंगे। देखें, पीपल्स पार्टी भी कल तैयार नहीं थी इस मामले में। पीटीआई और पीपल्स पार्टी दोनों ने एहतजाज किया कि ये नहीं, बल्कि पीपल्स पार्टी की खातून तो वाकआउट करके चली, शर्मिला, वो बाद में फिर शामिल हुई। तो जो मामलात हैं इनको दुरुस्त सिमत में होने चाहिए, और मैं तो ये मुतालबा करूँगा कि इसके ऊपर नेशनल कंसेंसस क्रिएट करने के लिए अगर आप एक सवालनामा बना लें तो क्या इसमें बुरी बात है, और लोगों की राय लें। और लोगों की राय लेना कोई बुरी बात है। आप बना क्यों रहे हैं? आप मेरी प्रोटेक्शन के लिए बना रहे हैं या मेरी सारी की सारी प्राइवेसी बेचने के लिए बना रहे हैं? अगर मेरी प्राइवेसी आपने बेचनी और तबाह करनी है, देन यू हैव नो राइट टू डू इट। तो जिस आदमी की प्राइवेसी आप बचाना चाहते हैं, जिस आदमी को आप सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं, जो आप नेशनल सिक्योरिटी की बात कर रहे हो, मेरे लिए कर रहे हो ना, तो फिर मुझसे तो पूछ लो कि मैं किस किस्म के कवानीन चाहता हूँ। और ये कोई बुरी बात नहीं होती है, दुनिया में अगर नहीं हुई तो हम कर सकते हैं। तो मेरी गुजारिश है इस बिल को भी पेंडिंग रखें, और वरना इसका असर भी मदरसा जैसा बिल जैसा हो जाएगा और मिनटें तरले करते फिरेंगे। ठीक हो गया जी। गुफ्तगू कंक्लूड करते हैं आपके इसी पॉइंट। डिजिटल आइडेंटिटी के लिए हुकूमत को चाहिए कि आवाम को भी ऑन बोर्ड करे, बल्कि उनकी ये तसल्ली कराए कि किस तरीके से इस डिजिटल आइडेंटिटी के जरिए उनको तहफ़्फ़ुज़ और सिक्योरिटी मज़ीद मिल पाएगी। प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।